हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी लोग। द पॉलिटिकल मास्टर में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम क्लास 10th के पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है सत्ता की साझेदारी के इम्पोर्टेंट टॉपिक करने वाले हैं और ये इस चैप्टर का पार्ट 2 और आखिरी पार्ट है। यानी अब तक जिन लोगों ने पहला पार्ट नहीं देखा इस चैप्टर का, उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है, वहाँ से जाकर उसे देख सकते हैं। और ये है आप पार्ट 2 और एक कंप्लीट चैप्टर न्यू सिलेबस को ध्यान में रखकर तैयार किया गया जो सीबीएसई द्वारा न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत बनाए गए हैं। सो प्लीज़ एंड तक ज़रूर देखिएगा और इस वीडियो देखने के बाद आपको इस चैप्टर से और भी कोई क्वेश्चन करने की आवश्यकता नहीं होगी। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं दोस्तों। तो हमारा आज का इस चैप्टर का पहला टॉपिक है कि लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में सत्ता की साझेदारी के कौन कौन से रूप होते हैं। जी हाँ, ये जो लोकतांत्रिक संवैधानिक लोकतंत्र है वहाँ पर सत्ता की साझेदारी के कौन कौन से रूप हो सकते हैं। तो सबसे पहला रूप अगर हम बात करें तो वह सरकार के अलग अलग अंगों में सत्ता का बंटवारा करना। सरकार के अलग अलग अंगों में सत्ता का बंटवारा करने मतलब है कि सरकार के जो में अगर हम बात करें तो यहाँ पर विधान पालिका यानी विधायिका, ठीक है, विधान पालिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। अब दोस्तों जैसे विधान पालिका का काम क्या होता है, तो विधान पालिका का काम होता है, विधायिका का काम क्या होता है, कानून का निर्माण करना, ठीक है। इसके अलावा कार्यपालिका विधान पालिका द्वारा बनाए गए कानूनों को लागू करती है, यानी कार्यपालिका का काम क्या होगा, कानूनों को लागू करना। ठीक इसी प्रकार से न्यायपालिका का काम होता है कि कार्यपालिका द्वारा लागू किए कानून का अगर कोई पालन नहीं करता है तो उसे दंड प्रदान करना। और इसमें तीनों के काम जो है पूरी तरह से अलग हैं। कोई भी एक दूसरे के अधिकार क्षेत्र में हस्तक्षेप नहीं करता है, चाहे वो कार्यपालिका हो, न्यायपालिका हो, विधान पालिका है, सभी के कामों को अलग अलग बांट दिया गया है। तो ये भी सत्ता की साझेदारी का एक रूप होता है। आई थिंक ये आप सभी को क्लियर हो गया होगा। चलिए अगर हम अगले रूप की बात करें तो अगला रूप है सरकार जो है सत्ता को सरकार के अलग अलग स्तरों पर विभाजित किया जाता है। यानी सरकार को या सत्ता को अलग अलग स्तरों में विभाजित करना। अलग अलग स्तरों में विभाजित करने का मतलब ये है कि ये एक सत्ता का आप कह सकते हैं कि सरकार का संघीय रूप का उदाहरण है। किसका रूप है, संघीय यानी संघवाद का उदाहरण है। जैसे भारत में क्या है, हम एक संघवादी देश हैं, तो संघवाद में सत्ता का क्या किया गया है, यहाँ पर हमारा अलग अलग स्तरों पर विभाजन किया गया है। तो पूरे भारत में क्या होता है, संपूर्ण भारत में एक ऐसी सरकार होती है जो संपूर्ण भारत में अधिकार बना सकती है, राज्यों में अधिकार जो है नियम बना सकती है, तो उसको हम केंद्र सरकार कहते हैं। क्या कहते हैं, केंद्र सरकार, ठीक है। तो इस तरह समझ लीजिए, इसमें सरकार के 3 स्तर होते हैं। एक को हम कहते हैं केंद्र सरकार यानी केंद्रीय स्तर यानी केंद्र सरकार, दूसरों को कहा जाता है प्रांतीय सरकार, प्रांतीय या राज्य सरकार, और तीसरा जो स्तर होता है उसे हम कहते हैं स्थानीय सरकार, ठीक है। केंद्र सरकार के पास संपूर्ण भारत में कानून बनाने का अधिकार होता है। प्रांतीय सरकार और जो राज्य सरकार होता है उन्हें अपने राज्य में कानून बनाने का अधिकार होता है। स्थानीय सरकार जो है उसे अपने स्थानीय स्तर पर गांव ग्राम पंचायत में स्थानीय स्तर पर जो है कानून बनाने के अधिकार दिए गए होते हैं। लेकिन जो केंद्रीय सरकार है वो इन सभी से सबसे बड़ी मानी जाती है और संपूर्ण शक्तियां जो कभी कभी केंद्र सरकार के अधीन भी आ सकती हैं। तो ये सरकार का यानी जो सत्ता की साझेदारी का दूसरा रूप है जिसमें हम शक्तियों का क्या करते हैं, इस तरह से विभाजन कर दिया जाता है। अगला है आपका सत्ता को देश के अलग अलग सामाजिक समूहों में विभाजित कर देना। तो सत्ता को देश के अलग अलग सामाजिक समूहों में विभाजित करने मतलब यह है कि इसमें जो सत्ता का बंटवारा होता है वो भाषीय समूह, ठीक है, जातीय समूह में कर दिया जाता है ताकि देश में रहने वाले समुदायों के बीच किसी प्रकार का जो है वैमनस्य का भाव पैदा ना हो, उनके अंदर जो है अब बेगानेपन का एहसास ना हो। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए बेल्जियम की अगर हम बात करें तो बेल्जियम में क्या है, तो बेल्जियम में एक सामुदायिक सरकार की स्थापना की गई। जी हाँ, क्या की गई है, सामुदायिक सरकार की स्थापना की गई। उसको कुछ शक्तियाँ दे दी गई हैं जिससे किसी भी समुदाय में जो है इस प्रकार का एहसास ना हो कि उन्हें अलग थलग रख दिया गया है, ठीक है, या जो बेल्जियम में जिनकी संख्या ज़्यादा है, जिनकी भाषी संख्या ज़्यादा है, उनको अधिक अधिकार दिया गया। तो इस अधिकार से, इस प्रकार के वैमनस्य से, इस प्रकार के भेदभाव से बचने के लिए ही इस प्रकार की व्यवस्था को वहाँ पर अपनाया गया है जिसे हम सामुदायिक सरकार के नाम से जानते हैं। अब ये सामुदायिक सरकार किस चिड़िया का नाम है, तो सामुदायिक सरकार की अगर हम बात करें तो सामुदायिक सरकार एक भाषाई समुदाय के लोगों द्वारा चुनी गई सरकार है। जी हाँ,
एक भाषाई समुदाय के लोगों द्वारा चुनी गई सरकार का नाम है। इसके पास अपने सांस्कृतिक, भाषाई और शैक्षणिक, उसको क्या क्या शक्ति दी जाती हैं, सांस्कृतिक, भाषाई और शैक्षणिक, ताकि ये सांस्कृतिक के आधार पर, भाषा के आधार पर, शिक्षा के आधार पर कानूनों का निर्माण कर सके। और जो समुदाय जिनकी भाषा कम है, जिनकी जनसंख्या कम है, उनके लिए भी अधिकार का निर्माण हो, उनके साथ भी किसी प्रकार कोई भेदभाव ना हो। तो बेल्जियम में एक सामुदायिक सरकार की स्थापना की गई है और उसको हम जानते हैं यूरोपियन यूनियन के नाम से। जी हाँ, EU यानी यूरोपियन यूनियन के नाम से। और तीसरा एग्जाम्पल क्या है, तो सामुदायिक समूहों में विभाजित करना, जैसे बेल्जियम में हमने इसका उदाहरण ले लिया। अगला प्रकार है वह है सत्ता को अलग अलग राजनीतिक दलों और दबाव समूहों में बांटना। तो सत्ता को अलग अलग राजनीतिक समूहों, दबाव समूह बांटने का मतलब ये होता है कि किसी भी लोकतांत्रिक देश में या संवैधानिक लोकतांत्रिक देश में जब चुनाव होता है तो वहाँ पर विभिन्न दल क्या करते हैं, चुनाव में भाग लेते हैं। और विभिन्न दलों को चुनाव में भाग लेने का एकमात्र उद्देश्य होता है कि उन्हें सत्ता प्राप्त करनी होती है, शक्ति प्राप्त करनी होती है। अब इसमें ये नहीं है कि केवल एक ही दल चुनाव में भाग लेंगे, केवल 2 ही दल चुनाव में भाग लेंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए भारत है, तो भारत में जो है हमने जो अगर हम बात करें तो हमने क्या अपनाया, बहुदलीय शासन प्रणाली को अपनाया। तो बहुदलीय शासन प्रणाली के आधार पर यहाँ पर सत्ता के विभिन्न प्रकार के लोग पार्टिसिपेट करते हैं राजनीति में। अब हमारे यहाँ पर 9 प्रकार के राष्ट्रीय राजनीतिक दल हैं, हजारों क्षेत्रीय दल हैं। तो वो सभी लोग क्या करते हैं, चुनाव में पार्टिसिपेट करते हैं और जिनको सबसे ज़्यादा मत प्राप्त होता है उसकी सरकार होती है। तो ऐसा नहीं है कि केवल यहाँ पर एक दल को यानी BJP, ठीक है, या कांग्रेस को ही पार्टिसिपेट करने का अधिकार दिया जाए। यहाँ पर BJP भी लड़ सकती है, कांग्रेस भी, आम आदमी पार्टी भी, समाजवादी पार्टी भी, बहुजन समाज पार्टी भी, CPI, CPIM। तो विभिन्न प्रकार की जो पार्टियाँ हैं जो है चुनाव में भाग लेती हैं और वो सत्ता प्राप्ति करने में अपना योगदान भी देती हैं। तो ये हो गया लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में सत्ता की साझेदारी के रूप। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट, यहाँ से जो है 4 से 5 नंबर में क्वेश्चन पूछा जा सकता है बोर्ड एग्जाम में। और 1 नंबर में सामुदायिक सरकार क्या होती है, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगला हमारा टॉपिक है जो वो है सत्ता की साझेदारी क्यों जरूरी है। जी हाँ, जो सत्ता की साझेदारी है वो क्यों जरूरी है। तो सत्ता की साझेदारी सबसे पहले क्यों जरूरी, तो वो है सामाजिक समूहों में टकराव को कम करती है। तो सत्ता की साझेदारी किसी भी लोकतांत्रिक देश में, किसी भी देश में इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जो समाज में, देश में तमाम प्रकार के सामाजिक समूह रहते हैं, भाषाई समूह रहते हैं, जातीय समूह रहते हैं, उनमें जो भेदभाव होता है उस भेदभाव, उस टकराव को कम करती है और सभी को आपस में समान अधिकार के साथ संतुलित करती है। तो इसलिए सामाजिक समूह में टकराव कम करती है, इसलिए भी सत्ता की साझेदारी बहुत ज़्यादा जरूरी होती है। दूसरा है राजनीतिक स्थिरता स्थापित करने में सहायक है। तो सत्ता की साझेदारी जो है राजनीतिक स्थिरता स्थापित करने में सहायक होती है। राजनीतिक स्थिरता का मतलब यह है कि जो भी सत्ता में चुनकर आएगा वो लंबे समय तक स्थापित रहेगा। ऐसा नहीं है कि अगर बहुसंख्यकवाद को अपना दिया जाए तो वहाँ पर क्या होगा, लड़ाइयाँ होंगी, गृह युद्ध का रूप ले लिया जाएगा। तो वहाँ पर अगर युद्ध होंगे तो वहाँ पर क्या होगा, किसी भी राजनीतिक दल जो सही तरीके से वहाँ पर काम नहीं कर पाएंगे। और जब राजनीतिक दल या राजनीति वहाँ पर सही से नहीं रहती है तो क्या होता है, वहाँ पर किसी प्रकार के नियमों का जो है ना तो निर्माण किया जा सकता सही से, ना ही उसे लागू किया जा सकता, क्योंकि वहाँ पर स्थिरता रहेगी नहीं। ठीक है, अगला है बहुसंख्यकवाद के प्रभाव को नियंत्रण में रखती है। तो बहुसंख्यकवाद के प्रभाव को नियंत्रण में रखती है, इसका मतलब ये है कि संख्या जिसका ज़्यादा है उसका अधिकार ज़्यादा हो, ऐसा नहीं है। चाहे किसी भी समुदाय की संख्या कम भी हो, ज़्यादा भी हो, तो वहाँ पर सभी को समान अधिकार दिया जाता है, सभी को समान मौके दिए जाते हैं। ये नहीं है कि जिसकी जनसंख्या ज़्यादा है, जिसके धर्म के मानने वाले लोग ज़्यादा है, उसको ज़्यादा अधिकार दिया जाए। जैसे एग्जाम्पल हम तमिल के अगर हम श्रीलंका की बात करें तो वहाँ पर बहुसंख्यकवाद की राजनीति को अपनाया गया था। तो ये बहुसंख्यकवाद को क्या करती है, नियंत्रण में रखती है, उसको कम करती है। अगला है ये शासन में शक्ति के विकेंद्रीकरण को दर्शाता है। तो शासन में शक्ति के विकेंद्रीकरण का मतलब ये होता है सत्ता का बंटवारा, चाहे वो प्रांतीय स्तर पर हो, केंद्रीय स्तर पर हो, स्थानीय स्तर पर हो, तो सत्ता का बंटवारा कर दिया जाता है। तो इससे क्या होता है, बहुत ही जो सरकार काफ़ी नियंत्रण में रहती है और सभी लोगों को अधिकार प्राप्त होते हैं। यह अल्पसंख्यकों को अलगाववाद के एहसास से बचाता है। जी हाँ, अल्पसंख्यक मतलब होता है जो संख्या बल में कम हो, उन्हें अल्पसंख्यक कहा जाता है। तो अल्पसंख्यकों को जो है अलगाववाद की भावना से बचाता है, क्योंकि अगर किसी भी समाज में बहुसंख्यकवाद की राजनीति चल रही है तो वहाँ पर जिसकी जनसंख्या कम होती है उनके मन के अंदर ये भाव पैदा होगा कि यार हमारे साथ तो कोई भी अच्छा काम नहीं किया जा रहा, हमें बिल्कुल दूसरे नागरिकों जैसा व्यवहार किया जा रहा है, हम इस देश के होने के बावजूद भी जो है
अलगाव महसूस कर रहे हैं, हमें अलग अलग नज़रों से देखा जा रहा है। तो जो भावना है, इससे भावना से क्या होता है, इससे भावना से जो है राष्ट्र का निर्माण नहीं होता है, राष्ट्र का जो है विघटन होता है। ठीक है, कई राज्य राष्ट्र जो इसी भावना से विघटित हुए हैं। तो ये विघटन वाली प्रवृत्ति को बचाने के लिए भी सत्ता की साझेदारी बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो ये भी आपने समझ लिया। अब इसमें कुछ दो शब्द है जहाँ से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, वो है एथनिक। एथनिक मतलब होता है समाज का ऐसा विभाजन जिसमें हर समूह अपनी संस्कृति को अलग अलग मानता है। जी हाँ, समाज का ऐसा विभाजन जिसमें हर समूह अपनी संस्कृति को अलग अलग मानता है, उसे हम एथनिक कहते हैं। इलम की अगर हम बात करें तो इस इलम जो है तमिल भाषा का एक शब्द है जिसका मतलब होता है अलग राज्य। इस प्रकार से श्रीलंका में लिट्टे द्वारा तमिल इलम की मांग की गई थी, अलग राज्य की मांग की गई थी। एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि 1956 के संविधान में श्रीलंका में कौन कौन से परिवर्तन किए गए। तो 1956 के संविधान में जो श्रीलंका में परिवर्तन होता है वो सबसे बड़ा परिवर्तन होता है कि सिंहली को जो है सिंहली को राष्ट्रभाषा घोषित कर दिया गया। पहला सबसे बड़ा परिवर्तन क्या होता है, सिंहली को राष्ट्रभाषा घोषित कर दिया गया। ठीक है, दूसरा तमिल बोलने वालों को तमिल को अधिकार प्रदान नहीं किए गए, उन्हें दूसरे दर्जे जैसा नागरिक प्रदान माना गया, अधिकार नहीं। ठीक है, और सिंहलियों को सरकारी नौकरी में आरक्षण दिया गया। और इस पर और अगर हम बात करें तो वहाँ पर बौद्ध धर्म को जो है संरक्षण प्रदान कर दिया गया। तो ये कुछ परिवर्तन थे 1956 के संविधान में। इसी 1956 के संविधान के बाद जो है श्रीलंका में जो है अलगाववाद की भावना पनपी और सिंहली और तमिल के बीच जो लगातार भेदभाव होता रहा, जो बाद में उसमें वहाँ पर गृहयुद्ध का रूप ले लेता है। तो सत्ता की साझेदारी से जितने भी क्वेश्चन पूछे जा सकते थे, जितने भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, उन सभी को हमने पूरे दोनों पार्ट्स में कवर कर लिया है। आई थिंक ये वीडियो आपको अच्छी लगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद